हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनैलिटी की डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट्स के नोट्स प्रोवाइड किए थे। फर्स्ट वीडियो वो थी जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने इतना सारा आपको बताया, ये अवस्था, वो अवस्था, बाल्यावस्था, ये सारी अवस्थाएँ उसमें होती हैं। तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनर, ए है इसका पिकनिक, बी है इसका एस्थेनिक, सी है एथलेटिक और डी है डिस्प्लास्टिक। फ्रेशनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि एस्थेटिक, एथलेटिक शारीरिक रचना वाले व्यक्ति शर्मीले, अकेले रहने तथा संवेदनशील होते हैं। वे सामाजिक संपदों से अलग रहते हैं। द्विस्वप्न में अधिक समय बिताते हैं। द्विस्वप्न, हम दो एम्स रख सकते हैं अपने, एक सपना वो रखना, एक सपना वो रखना, इस चीज़ को बोलते हैं द्विस्वप्न। पिकनिक प्रकार के लोग बातूनी मतलब बोलने वाले होते हैं। दयालु तथा सामाजिक संपर्क रखने वाले होते हैं। तो बात करते हैं कपिल मुनि के अनुसार है रजोगुण महत्तम, जिसको तमोगुण बोलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर बात करें तो ए है सूक्ष्म, बी है प्रत्यक्ष, सी है स्थूल। ठीक है। युग मनोविश्लेषणावादी युग, ए है अंतर्मुखी, बी है बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो बात करते हैं मनोविज्ञान। युग के इस सिद्धांत को सार्वमान्य सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्मुखी, लेकिन गाइस देखिए, युग के किस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है, ये आ सकता है जिसको हम सार्वमान्य कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, अपनी ओर केंद्रित रखता है, कर्तव्य परागण होते हैं, प्रतिक्रियावादी और कष्टों के प्रति सजग रहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति रुचि बाह्य जगत में होती है, माध्यमिक विषयों में रुचि नहीं होती है। उभयमुखी व्यक्ति जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं उन्हें उभयमुखी या विकासोन्मुखी कहते हैं। हालांकि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के मिक्सचर को ही हम लोग उभयमुखी कहते हैं। तो बात करते हैं सेल्डन के अनुसार एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। विलियम जेम्स के अनुसार कोमल हृदय वाला, कठोर हृदय वाला। न्यूमैन और तथा स्टर्न के अनुसार विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। सेल्डन के अनुसार कोमल एवं गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। आधुनिक वर्गीकरण भावुक, कर्मशील और विचारशील। गाइज ये पॉइंट्स आपको एक राइटर्स के अनुसार याद करने होंगे, ज़्यादा के नहीं करने, तो आप लोग 2-3 के याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स और प्रोजेक्टिव मेथड्स। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड में 2 होते हैं। नंबर 1 होता है सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड। नाम से आपको पता होगा लेकिन हिंदी बताती हूँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ विधियाँ। तो इसमें बात करते हैं, और सब्जेक्टिव में नंबर 1 साक्षात्कार विधियाँ होती हैं, इंटरव्यू मेथड, आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी, जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। नंबर 4 है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जेक्टिव मेथड में अगर बात करें वस्तुनिष्ठ विधियों, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी, चेकलिस्ट, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, बाह्य चयन, अपनी और स्थिति मापनी। इसी का सेकंड पॉइंट है रेटिंग स्केल्स के ये पॉइंट्स थे। इसके नीचे अगर बात करें तो इन्वेंट्री और क्वेश्चनॉइड, सूची विधि या प्रश्नावली विधि। इसका थर्ड पॉइंट है सिचुएशन टेस्ट। इसका होता है समान नीति, इसको मतलब सोशियोमेट्री और मनो थीम्स, इसको बोलते हैं साइक्लो ड्रामा। तो अगर इसमें फर्स्ट हो गया इसका ये पॉइंट्स, और सेकंड की अगर बात करें प्रोजेक्टिव विधि, जो कि होती है एसोसिएटिव टेक्निक, इसका मतलब साहचर्य तकनीकी, कंस्ट्रक्शनल टेक्निक रचना तकनीकी, कंप्लीशन टेक्निक पूर्ति तकनीकी, ऑर्डनिंग टेक्निक क्रम, एक्सप्रेशन टेक्निक अभिव्यक्ति। इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो इसमें एक पॉइंट मेन है जो कि रेटिंग स्केल की शुरुआत फेकनर महोदय ने किया, लेकिन इसके प्रकाशन का वास्तविक श्रेय गाल्टन महोदय को जाता है। ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत एमसीक्यू में गाइज, ये आता है पूछने के लिए कि आप लोग को टिक कर किस पर करना है। देखिए रेटिंग स्केल की शुरुआत लेकिन फेकनर ने की थी, लेकिन उनका श्रेय दिया जाता है गाल्टन को। तो बात करते हैं नेक्स्ट। गाइज यहाँ पर एक आपको चार्ट सा दिख रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं। इसमें है मेथड्स, साइन टेस्ट और डेस्क्रिप्शन। टीबीटी इसका मतलब इंक ब्लॉक टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण। साइन टेस्ट हरमन रोजार्क, और इसका डेस्क्रिप्शन, इसमें 10 स्याही के धब्बे प्रयोग होता है, 5 काले रंग के, 2
2 थसूर रंग के धब्बे लाइक ग्रीन कलर, 3 काले तथा लाल पूर्ण रूपेण रंगेदार होते हैं। मूल्यांकन स्थान निर्धारण निर्धारित विषय वस्तु। टेट की बात करें, थीमेटिक एक्सपेक्टेशन नहीं एप्रैक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं प्रसंगात्मक। मोर और मोर्गन, मरे और मोर्गन 1935 में इस साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें कुल 18 कार्डों का प्रयोग होता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सिर्फ एक कार्ड पर कोई चित्र नहीं होता है। पूरे परीक्षण में 20 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। सेट चाइल्ड एप्रैक्शन टेस्ट जो कि लियोपोल्ड बायलॉग के अनुसार, इसको बोलते हैं हिंदी में वैलक। इसमें 10 कार्ड होते हैं जिस पर जानवरों के चित्र होते हैं। सेट साइन टेस्ट एप्रैक्शन टेस्ट लियोपोल्ड बायलॉग का है। इसमें अधूरी कहानी होती है, जैसे मेरा जी चाहता है मैं नदी में डैश डैश को कंप्लीट करना होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो बात करते हैं गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 1 है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 2 आत्मचेतना। नंबर 3 सामाजिकता। नंबर 4 समजनशीलता। नंबर 5 सांवेगिक स्थिरता। नंबर 6 समग्रता। नंबर 7 एकीकरण, इसका मतलब कि 8 है दृढ़ संकल्पना स्थिति शक्ति। 9 है संतोष। 10 है ऊंचा आकांक्षा। 11 उद्देश्य पूर्णता। 12 है विकास की निरंतरता और 13 है चारित्रिक पूर्णता। तो ये थी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस चिंतन थिंकिंग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है चिंतक एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों से निहित होती है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया, तो किसी ने एक ऐसी मध्यग्रस्त प्रक्रिया माना जो किसी समस्या उद्दीपन तथा उसका समाधान यानी सही अनुक्रिया के माध्य था बीच में होती है। सिल्वरमैन, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। ये पॉइंट्स आप लोगों को प्लीज ढंग से याद कर लीजिए। चिंतन के उपकरण या साधन, सोर्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग। प्रतिभाएं, इमेज, देखिए नाम से आपको पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। हम जो देखते हैं एवं सुनते हैं, जो करते हैं, सभी का आधार में विकसित होता है प्रतिमा, यानी कि इमेजिनरी। देखिए गाइस, इमेजिनरी वाले जैसे हम बोल देते हैं लाइक हमें सपने आते हैं या हम कुछ चीज़ें लेटे इमेजिन करते रहते हैं, तो उन चीज़ों को देखा है। सेकेंड पॉइंट है इसका भाषा, लैंग्वेज। चिंतन करते समय व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम अपने आप से बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया, इसलिए कहा गया है कि चिंतन एक प्रकार की आंतरिक भाषण है। इट मीन्स की इंटरनल चीज़ें हैं ये हमारी। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह के संप्रत्यय का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक वस्तु या घटना का एक संप्रत्यय व्यक्ति के मन में होता है जो चिंतन में मदद करता है। फोर्थ है प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल एंड साइन। वोरिंग, लेगफील्ड एवं वेल्ड ने लिखा है, प्रतीक एवं चित्र मोहरे एवं गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जाता है। बिल्कुल सही बात है। सूत्र की बात करें, फिफ्थ और लास्ट जो कि है फॉर्मूला। हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित यानी कि उसे इकट्ठा करते हैं, करके संचित करते हैं। इनमें गणित विज्ञान के सूत्र आते हैं। बिल्कुल लाइक अगर मैथ्स की बात करें तो मेरे खुद के नोट्स भी हैं जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र लिख रखे, तो इस तरह हम चीज़ों को एकत्रित करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बात करते हैं चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बन के आते हैं। नंबर 1 सवली चिंतन, ऑस्टिस्टिक थिंकिंग, यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। अब देखते हैं यथार्थवादी चिंतन के पॉइंट्स हैं 3, ठीक है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। और इसका थर्ड पॉइंट है चिंतन के प्रकार 2 मैंने बता दिए। थर्ड है मूर्त एवं अमूर्त चिंतन। फोर्थ है अपसारी चिंतन। तो बात करते हैं सवली चिंतन क्या है। ऑटिस्टिक थिंकिंग, सवली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं को व्यक्त करता है। स्वप्न चित्र सवली चिंतन का उदाहरण है। और थर्ड है गाइज यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन ऐसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। तो इसके पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट है ये है सेकंड का ए पॉइंट जो कि है हमारा अभिसारी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन के टाइप्स, अभिसारी चिंतन और निगमनात्मक चिंतन। इस चिंतन में कोई व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई दिए गए सही निष्कर्ष
पर पहुंचता है। इसी प्रकार की चिंतन प्रक्रिया में किसी भी विषय पर एकांगी चिंतन किया जाता है। तो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में यानी कि अलग अलग रूपों में चिंतन करता है। इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से करने पर विचार करता है। लाइक हम सोचते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाए, ऐसे सॉल्व हो जाए, इनको हम अपसारी चिंतन कहा जाता है। सृजनात्मक चिंतन की अगर बातें करें तो इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपने ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। सी है आलोचनात्मक चिंतन। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। आलोचनात्मक यानी कि जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह का आलोचनात्मक, किसी चीज़ की आलोचना करना। तो आपने देखा था, हमने पीछे इमेजिनेशन की बात की थी। तो अभी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं। कल्पना, इमेजिनेशन क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे आप लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे नोट्स थोड़े आप लोगों को हेल्पफुल ज़रूर होंगे। कल्पना एक प्रमुख मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतीत की अनुभूतियों को जिस द्वारा पुनर्संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि कल्पना एक मानसिक जोड़ तोड़ है। मीनिंग की अगर बात करें तो रायबर्न के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं को नए प्रकार से प्रयोग करते हैं या हमको पूर्व अनुभव द्वारा किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं हुई। अब बात करें मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। अब बात करते हैं कल्पना की विशेषता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा बन के। मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, यह स्वतः ही चलती रहती है। जब तक हम मानसिक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं होता। पूर्व अनुभव यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस। कल्पना के लिए एक धरातल की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव धरातल के रूप में कल्पना को सहायता देता है, अतः कल्पना का आधार पूर्व अनुभव है। बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, प्रतिमा चयन, इमेजिन सेलेक्शन। मानव मन बड़ा विचलित होता है। वह अपनी रुचि एवं पसंद के आधार पर उद्दीपकों का चयन करता है और उसके प्रति प्रतिक्रियाएं करके मस्तिष्क को प्रतिमा के रूप में स्थायी बनाता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सृजन शक्ति, क्रिएटिव पावर जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए होता है। जब हम किसी यथार्थ स्वरूप को मानव हित के लिए तैयार कर देते हैं या स्वरूप प्रदान कर देते हैं तो वह सृजन कहलाता है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा इमेजिनेशन के टाइप्स, कल्पना के प्रकार। नंबर 1 है विलियम मैकडूगल के अनुसार देखिए गाइस रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, उत्पादक कल्पना, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, जो कि है प्रोडक्टिव इमेजिनेशन के रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। ठीक है, अब बात करते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार ग्राही कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, परिणामवादी कल्पना, सौंदर्यबोधी कल्पना, सैद्धांतिक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना, कलात्मक कल्पना और अनोखी कल्पना। तो गाइज ये सारे थे कल्पना के टाइप्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टा पर भी डैम कर सकते हैं जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।